नमस्कार दोस्तों। यह रोमांटिक स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर है। आप लोग कहानी सुनिए। अगर कहानी का ये पार्ट अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, एक लाइक कीजिएगा और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों कहानी स्टार्ट करते हैं। सुरेखा का जवाब सुन राजेंद्र जी गुस्से में घूरते हुए एक नंबर डायल करते हैं। केशव आरती के पास बैठा गुड्डा को खिला रहा था। इतनी सुबह राजेंद्र जी का फ़ोन देख तुरंत उठाकर बेचैनी से कहता है, क्या हुआ पापा? मम्मी की तबीयत। राजेंद्र जी का फ़ोन स्पीकर पर था। केशव की अपने लिए चिंता देख सुरेखा राजेंद्र जी के बोलने से पहले ही कड़क आवाज़ में कहती हैं, मेरी तबीयत खराब होने का इंतज़ार किया कर दो। केशव आरती की तरफ देख शांत लहजे में कहते हैं, मम्मी कैसी बातें कर रही हो आप? इतनी सुबह पापा का फ़ोन देख टेंशन हो गई। राजेंद्र जी सुरेखा को घूरते हुए गुस्से से कहते हैं, ताना मारे बिना कभी किसी से बात करती हो सरू? बेटे की आवाज़ में चिंता दिखाई नहीं दे रही तुम्हें, जो उल्टा उसे जली कटी सुनाना शुरू कर दिया। केशु बेटा, आज एक बात कान खोल कर सुन लो मेरी। जो व्यक्ति सम्मान और चिंता के लायक नहीं, मैं कहूँगा उसे उसके हाल पर छोड़ देने में ही भलाई है। तुम यहाँ की चिंता मत करो। तुम्हारी मम्मी की सेवा के लिए उनकी लाडली बेटी यही मौजूद है। तुम अपने परिवार को संभालो, उस नन्ही परी का ध्यान रखो, समझे? तुम्हारी बहन इतनी जल्दी ससुराल चली जाए ये दूर दूर तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा। राजेंद्र जी का लहजा सुन रूम से बाहर आती पायल का चेहरा मुरझा गया। वो सुरेखा के पास बैठ बुदबुदाते हुए कहती है, मम्मी सुबह सुबह पापा का मूड ऑफ करने की क्या ज़रूरत थी आपको? चार बातें सुने बिना आपके भी दिन की शुरुआत नहीं होती। बात आप दोनों के बीच की है और पापा मुझे फालतू सुना रहे हैं। शांत रहो ना। गुड्डा के फंक्शन तक क्यों भाई को बेवजह ताने मारती हो? आपसे जो कहा है उसका कोई आता पता नहीं। 2 दिन बाद गुड्डा का फंक्शन है। दिशांत जी से कब बात करोगी आप? कैसे उन्हें शादी के लिए तैयार करोगी मम्मी? सुरेखा पायल को आंखें दिखाते हुए कहती हैं, चुप कर पायल, कहीं तेरे पापा के कान में जरा सी भी भनक पड़ गई तो तेरे साथ साथ मेरी भी 12 बज जाएगी। चिंता मत कर, मैंने सब प्लान कर लिया है। पायल अपनी एक आंख टेढ़ी करके कहती है, कब और क्या प्लान बनाया? आपने बताया तो नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप पर भरोसा करके कहीं गलती तो नहीं कर दी मैंने। इतने दिन से आप मुझे फुसला रही हैं। प्लान बनाना तो दूर, आपने तो एक कॉल नहीं किया उन्हें। आपकी बातों में यूं ही आ गई मैं। जयपुर में मेरे पास अच्छा मौका था दिशांत जी से अकेले में बात करने का। एक बार फिर उन्हें मनाने की कोशिश करती, लेकिन वहाँ वो चुड़ैल नताशा ने मेरा काम बिगाड़ दिया। ऊपर से भाई से ऐसे चिपक रही थी वो बेशर्म लड़की की मन किया गर्दन तोड़ दूँ उसकी। आप जानती हो मेरे करण भाई के नज़दीक मैं किसी छिछोरी लड़की को देखती हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। पता नहीं कहाँ से उसे हमारे आने की खबर मिली, जो उस डायन का मुंह देखना पड़ा। और तो और आश्चर्य की बात इस बार भाई भी उससे बड़ी हंस हंस के बातें कर रहे थे, जिसे देख गुस्से में मेरी नसें तन गई और मैं भाई को लेकर फटाफट दिशांत जी से मिले बिना ही निकल गई। दोनों माँ बेटी को कानाफूसी करते देख राजेंद्र जी फ़ोन रख अपनी नज़रें उन पर गड़ाते हुए कहते हैं, अब क्या खिचड़ी पका रही हो दोनों? थोड़ा ज़ोर से बोलो, पायल मुझे भी पता चलेगी। आखिर तुम माँ बेटी के दिमाग में चल क्या रहा है? पायल अपने पापा की बात सुन गुस्से से खड़े होते हुए कहती है, पापा मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा। अब मेरा बात करना भी आपको अखरता है तो बेहतर है मैं आपके पास बैठूं ही नहीं। राजेंद्र जी उसके तेवर देख कड़क लहजे में कहते हैं, बेटा तुम और तुम्हारी माँ दोनों के चेहरे देख मैं आने वाली स्थिति को अच्छे से भांप लेता हूँ, इसलिए भूल से भी मुझे बेवकूफ़ समझने की गलती मत करना। तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं तुम दोनों जरूर कुछ कांड करोगी। सरू आखिरी बार कह रहा हूँ तुम दोनों से, तुम्हारी ओर से यदि फंक्शन में किसी भी तरह का तमाशा हुआ तो भूल जाना
कि मैं तुम्हें इस जन्म में माफ़ करूँगा। गहरी नज़रों से दोनों को देखकर कहते हैं, पायल, तुम पर भी ये बात लागू होती है बेटा। यह तुमने किसी भी गलत काम में अपनी मम्मी का साथ दिया तो इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। अपनी मम्मी के साथ तुम्हें भी ये घर छोड़ना होगा। तुम छोड़ो, तुम दोनों कहीं भी दो रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझी? सुरेखा जी गुस्से से अपने नथुने फुलाते हुए, गोयल साहब, आप उस पराई लड़की के लिए अपनी बीवी को धमकी दे रही हैं। राजेंद्र जी लंबी सांस लेकर कहते हैं, धमकी नहीं सरू, पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब निर्णय लेने का वक्त है, क्योंकि थक गया हूँ मैं खुद रोज के इन झमेलों से। अब बाकी की ज़िंदगी सुकून से जीना चाहता हूँ, अपने बेटे बहू और अपनी तीसरी पीढ़ी के साथ। एक हंसता खेलता परिवार चाहिए मुझे, जैसे तुम्हारे मामा मामी, अर्जुन भाई, रागनी बहू सब मिलकर एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं। इसी तरह के आसियाने के सपने संजोए हैं मैंने। इसलिए अब मेहरबानी करना मुझ पर, क्योंकि बड़ी मुश्किल से रिश्तों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। राजेंद्र जी की कटु बातें सुन सुरेखा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। राजेंद्र जी उनकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, तुम्हारी गलतियों को छुपाकर मैं तुमसे बड़ा गुनहगार बन गया हूँ सरू। गलत का साथ देना भी मेरी नज़र में गलत काम ही है, इसलिए साफ लफ्ज़ों में बोल रहा हूँ। इसे तुम मेरी धमकी समझो या चेतावनी। इस बार आरती बहू के मायके वालों को लेकर उनके सामने कोई नया तमाशा नहीं होना चाहिए, वरना तुम मेरा वो रूप देखोगी जो आज तक नहीं देखा होगा तुमने। दूसरा करण बहुत मुश्किल से आरती के कहने से अजमेर आने के लिए राजी हुआ है, इसलिए उससे भी ऐसी कोई जली कटी बातें या तंज भरी बातें मत करना जिससे मेरे बेटे का मूड ऑफ हो, वरना मजबूरी में मुझे इस बार कोई ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। मेरी नहीं, इस बार कम से कम अपनी इज्जत का सोच लेना, वरना बेटे बहू के आगे मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। राजेंद्र जी की इतनी सख्त चेतावनी सुन पायल की सांसें थम गई। वहीं सुरेखा गुस्से में बिफरते हुए कहती हैं, आप सीधा सीधा बोलो ना कि हम दोनों को फंक्शन में आने की ज़रूरत नहीं। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों बना रही हो? अरे वैसे भी मुझे कोई शौक़ नहीं दिखावे के रिश्ते को निभाने का। तुम्हारी इज्जत की खातिर मैं आने को तैयार हुई थी। मुझे कोई मतलब नहीं आपकी बहू और पोती से। रही केसू की बात तो वो मेरा खून है, माँ हूँ मैं उसकी। अपने बेटे पर मेरा पूरा अधिकार है, समझे आप? इसलिए धमकियाँ मुझे मत देना गोयल साहब। इतना बोल गुस्से से कार्ड वहीं टेबल पर डाल खड़े होकर कहती हैं, चलो पायल। पायल सुरेखा देकर हाथ पकड़ शांत लहजे में कहती है, मम्मी नाराज़ क्यों हो रही हो? पापा विश्वास करिए, मेरा आरती भाभी, गुड्डा भाई किसी से मैं कुछ नहीं बोलूँगी। माना मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, बिना सोचे समझे जो मन में आता है गुस्से में बोल देती हूँ। लेकिन पापा अपने बड़े भाई का निरादर कभी नहीं करूँगी। विश्वास रखिए पापा, ये मेरा भी घर है। राजेंद्र जी गहरे स्वर में कहते हैं, तुम्हारा घर है, ये बात तुम्हें बड़ी जल्दी समझ आ गई बेटा। काश अपने करण भाई के चेहरे की उदासी, उसका अकेलापन, उसकी खुशियाँ भी देखी होती तो शायद आज हमारे घर में सहनाइयाँ बजती। खैर छोड़ो, अब कुछ नहीं हो सकता। हीरा खोया है इस घर ने सुरेखा, हीरा, वो भी बेशकीमती। अरे अंकिता से अच्छी बहू मिल ही नहीं सकती इस घर को। पहली बार बजरंगबली से तुम्हारे पापा ने कुछ मांगा, लेकिन शायद मेरी गलतियों का पल्ला काफ़ी भारी था जो भगवान ने मेरी अरदास कबूल नहीं की। सुरेखा पीछे घूम राजेंद्र जी को घूरते हुए गुस्से से कहती हैं, कोई हूर की परी नहीं है वो लड़की जिसके लिए आप अफसोस जता रहे हैं। आपके लिए होगी हीरा, मेरे लिए तो घिसा हुआ पत्थर है। पत्थर सुना आपने? सोने के झुनझुने नहीं लटके हैं उसमें जो मुझे उसे खोने का मलाल होगा। अच्छा हुआ जो मेरे करण के गले का फंदा हट गया। अरे बेटा मेरा हीरा है, उसके लिए मुझे कोई
राह चलता पत्थर नहीं चाहिए, समझे आप? अरे लाखों में एक होगी मेरे करण की दुल्हन। अच्छा हुआ जो भगवान ने तुम्हारी नहीं मेरी सुनी। शुक्राना अदा करो आपने बजरंग बली का। बला टली है हमारे घर से। अपनी आंखें बड़ी करके कहती हैं, अब बहुत ज्ञान दे दिया मुझे। कान पक गए हैं मेरे आपकी बातों से। मेहरबानी करके आप अपने बेटे बहू के पास जाइए। मेरी बेटी है मेरे पास। राजेंद्र जी सख्त लहजे में कहते हैं, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। इतनी ढीठ किस्म की औरत मैंने आज तक नहीं देखी सरू। कम से कम भगवान से तो डरो। जिस दिन उसकी लाठी पड़ी न बार सहन नहीं कर पाओगी तुम। बाल बाल बची हो। शुक्र है मित्तल साहब का जो उन्होंने तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, वरना पड़ी रहती जिंदगी भर बिस्तर में। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, ये तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है सुरेखा गोयल, संभल जाओ। इस बार कोई कांड नहीं, मतलब कोई नहीं, समझी? वो गुस्से से पायल सुरेखा को घूरते हुए अपना फ़ोन उठा घर से बाहर निकल गए। राजेंद्र जी के निकलते ही पायल सुरेखा को देख गुस्से में कहती हैं, मम्मी कभी तो पापा के साथ ढंग से पेश आया करो। एक तो गलती करती हो आप, ऊपर से पापा को इतने तेवर दिखाती हो। अरे भगवान का शुक्रिया अदा करो जो आपको पापा जैसा जीवन साथी मिला। उन्होंने आपकी हर गलती को नज़रअंदाज किया है। आपको जो ये सारी सुख सुविधा, इतना मान सम्मान मिला है ना, वो सब पापा की बदौलत मिला है मम्मी। कभी तो कदर किया करो उनकी यार। जब देखो गोली की तरह निकल पड़ती हो। भाई भाभी की शादी के बाद हमारे घर में ये पहला फंक्शन है। इसे तो शांति से खुशी खुशी निपटाओ। इसमें तो खुश हो जाओ यार। जैसे आपको मैं प्यारी हूँ मम्मी, वैसे ही आरती भाभी और भाई की आँख का तारा है गुड्डा। आपको पता है करण भाई ने अजमेर आने से साफ मना कर दिया था, लेकिन वो सिर्फ भाभी के एक बार कहने पर आ रहे हैं। इसका मतलब जानती हैं आप मम्मी कि भाभी में ज़रूर कुछ बात है जो करण भाई भाभी की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। आप जब हॉस्पिटल में थी तब मैं भी भाभी के पास रुकी थी मम्मी। कई बार मैंने भाई भाभी की बातें सुनी। आरती भाभी हर बात में आपके लिए फिक्र देखी है मैंने। तब मुझे एहसास हुआ कि भाभी बुरी नहीं है मम्मी, शायद हम उन्हें ठीक से समझ नहीं पाए। सुरेखा गुस्से से अपने दांतों को चबाते हुए कहती हैं, चुप कर, बड़ी आई पापा की हिमायती। मुझे ज़्यादा आंखें दिखाने की ज़रूरत नहीं पायल, और ये भाभी पुराण मेरे सामने गाने की ज़रूरत नहीं। कौन कैसा है कैसा नहीं ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तू बकवास मत करा कर मुझसे, समझी? अपने ख्याल में रहकर आगे से बात करना मुझे, नहीं तो तेरे पापा को बता दूंगी तेरे कारनामे। फिर कर लेना उस डॉक्टर से शादी। सुरेखा की बातें सुन पायल की आंखें नम हो गई। वो उन्हें देख गंभीर स्वर में कहती है, मम्मी बहुत किस्मत वाले होते हैं वो जोड़े जिन्हें अपना प्यार नसीब होता है। यदि मेरी किस्मत में निशांत का साथ नहीं लिखा तो कोई बात नहीं मम्मी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें ईश्वर ने जो सौगात दी है हम उस जीवन साथी की बेकदरी करें। कृष्णा जी की 16,000 रानियाँ थीं, लेकिन उनके दिल में जो राधा की छवि थी उसे रुक्मिणी भी हासिल नहीं कर पाई। हमारे दिल से भी दिशांत जी निकल जाएं, ये संभव नहीं। पहली मोहब्बत है दिशांत जी मेरी। उन्हें इस जन्म तो क्या 7 जन्मों के लिए अपना पति मान लिया है। इसलिए आप मुझे धमकी मत दो मम्मी। यदि दिशांत जी मुझे नहीं मिले तो मैं कुंवारी रहना पसंद करूंगी। आपके जैसे जबरदस्ती शादी के बंधन में बंधकर किसी के सपनों के साथ नहीं खेलूंगी, क्योंकि मैं आपके जैसे अपने जीवन साथी का अपमान नहीं करना चाहती। अक्षत अंकल बेशक बहुत अच्छे इंसान होंगे मम्मी, लेकिन मेरे पापा की जगह वो कभी नहीं ले पाएंगे। वर्ल्ड के बेस्ट फादर मेरे पापा हैं मम्मी। अक्षत अंकल नहीं, इतना बोल आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में भाग जाती है और अंदर से गेट बंद कर बिस्तर पर उल्टी लेट सिसकती हुई कहती है, मम्मा अक्षत अंकल को अब तक अपने दिल से नहीं भुला पाई। उन्होंने आपको रिजेक्ट कर अपने प्यार को चुना,
इसलिए आज भी आपके दिल में उनके लिए कड़वाहट है। आपने सिर्फ उनसे बदला लेने के लिए करण भाई की मोहब्बत को नहीं अपनाया। सालों बीत गए, पापा के साथ रहते, अभी भी आपके दिल में उनकी कोई अहमियत नहीं। अरे अब तो कम से कम पापा की ओर सच्चे दिल से जुड़िए। देखना आप अपनी पलकों पर बिठा लेंगे आपको। जिस पति ने आपकी इतनी गलतियों को अनदेखा कर आपको समाज, परिवार, रिश्तेदारों के बीच इतना मान सम्मान दिया है, उस पति को भी सच्चा प्यार और अपने जीवन में सुकून चाहिए मम्मी। अब तो पापा की बात, उनकी इज्जत करिए आप। और वो अपने आंसू पोंछ, मम्मी मत करिए आप दिशान से बात। आज पापा की हालत देख मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। मैं अपने कदम दिशांत की ओर नहीं बढ़ाऊंगी। मेरी वजह से पापा पर उंगली उठे, ऐसा काम मैं नहीं करूंगी मम्मी। अपने मोबाइल में दिशांत की पिक देख उस पर हाथ फेरते हुए नम आँखों से कहती है, लव यू डॉक्टर साहब, खुश रहिए आप अंकिता के साथ। शादी नहीं हो रही आपसे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपसे प्यार करना छोड़ दूंगी। पहली नज़र में आपको अपना पति मान चुकी थी, इसलिए आपकी छवि मेरे दिल में एक पति की ही रहेगी। जरूरी नहीं हर रिश्ता शादी के बंधन में बंधे। कुछ रिश्ते बिना फेरों के भी पूर्ण होकर शिद्दत से निभाए जाते हैं। पायल दिशांत की पिक देख अपने मुंह पर हाथ रख फपक उठी। बाहर हॉल में बैठी सुरेखा पायल के रूम की तरफ देख अपने आप से कहती हैं, अपने प्यार को खोने का दर्द तुम अभी नहीं समझोगी पायल, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें एहसास हो जाएगा कि अपनी पसंद को छोड़कर एक अजनबी के साथ रिश्ते में बंधने का दर्द क्या होता है। शादी की पहली रात जब वो अजनबी जिसे हम बिल्कुल नहीं चाहते, वही हमारा पति बनकर जब हमारे जिस्म पर अपनी छाप छोड़ता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारी आत्मा को छलनी कर दिया। सुबह जब अपने बदन पर पड़े उन रंग बिरंगे निशानों को देखते हैं ना, तो खुद से के जिस्म से नफरत होने लगती है। नफरत अपने दांतों को पीस कर कहती हैं, जो मुझे नहीं मिला वो अंकिता को भी नहीं मिलने दूंगी। तब पता चलेगा अक्षत मित्तल को आपके ठुकराने के बाद मुझे तो जीवन साथी और परिवार दोनों मिल गया, लेकिन आपकी बेटी की तो वो हालत होगी कि वो न करण की रहेगी न उस डॉक्टर की। और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं पीछे नहीं हटूंगी। वो पुरानी बातों को याद कर गुस्से से उफन गई। टेबल से अपना फ़ोन निकाल नताशा को कॉल करती है। नताशा सुरेखा का नंबर देकर कहती है, आंटी बहुत लंबी उम्र है आपकी, मैं बस ब्रेकफास्ट करके आपको ही कॉल करने वाली थी। वो 2 दिन बाद गुड्डा का फंक्शन है, मुझे बताइए कब आना है। सुरेखा नताशा की बात सुन गहरे स्वर में कहती हैं, शाम 5 बजे तुम्हारे घर पर एक पार्सल डिलीवर हो जाएगा। नताशा बेटा, मैं चाहती हूँ तुम वही पहनकर शादी में आओ। वेस्टर्न ड्रेस में तुम्हारी खूबसूरती देखते ही बनती है, और आजकल के लड़कों को साड़ी वाली नहीं स्टाइलिश लड़कियां पसंद आती हैं। एक तीर से 2 शिकार हो जाएगा। वो डॉक्टर भी तुम्हारे रूप को देख दीवाना हो जाएगा, और मेरा करण भी तुम्हारी खूबसूरती को देख आहें भरेगा। वैसे विपायल ने बताया मुझे कि जयपुर में उसने तुमसे बहुत अच्छे से बातें की है। नताशा इटलाते हुए कहती है, आंटी नताशा चीज़ ही ऐसी है, जो भी मेरी खूबसूरती को एक बार देख लेता है वो दीवाना हो जाता है मेरे हुस्न का। अब बस टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। आप तो बस अंकल के साथ फंक्शन एंजॉय करना, ताकि मैं अपने प्लान को आसानी से अंजाम दे सकूं। सुरेखा कुटिल मुस्कान लेकर कहती है, लेकिन बिल्कुल बेटा, पार्सल डिलीवर हो जाए और ड्रेस पसंद आ जाए तो अपनी आंटी को मैसेज कर देना, समझी। और हाँ, पार्टी शुरू होने से पहले मुझे तुम वहाँ पहुँच जाना। नताशा बड़ी अदा से कहती है, बिल्कुल आंटी, मम्मा आ रही हैं, मैं फ़ोन रखती हूँ, प्रणाम, जय श्री कृष्णा। इतना बोल फ़ोन रख रूम से निकल जाती है।
आज एक बार फिर सुरेखा के पूरे दिन की रिकॉर्डिंग संतू ने उस शख्स को भेज दी। जैसे ही उस शख्स ने वीडियो ओपन किया, राजेंद्र जी और सुरेखा के बीच हुए वार्तालाप को सुन गुस्से से उसके दिमाग की नसें उभर आई। वो अपनी मुट्ठियों को कसकर दांतों को भींचते हुए अपने आप से कहता है, ये सुरेखा गोयल, आप जैसी मक्कार और सातिर औरत मैंने आज तक नहीं देखी। जिस औरत के लिए माँ की ममता का कोई मोल नहीं, मेरी नज़र में वो माँ कहलाने लायक नहीं। धिक्कार है आपकी घटिया सोच पर, अपने झूठे अहंकार और बदले की आग में आप इस कदर लिप्त हो चुकी हैं कि आपको जरा भी होश नहीं कि आप अपने ही बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। पहले अपने बेटे की मोहब्बत को उससे दूर किया, उससे पेट नहीं भरा, तो अब अपनी बेटी के प्यार को उससे दूर करने के लिए आप इतने घटिया हथकंडे अपना रही हैं कि पहले उसे झूठा भरोसा दिलाया, अब उसे मोहरा बनाकर नताशा जैसी बचलन लड़की का इस्तेमाल कर रही हैं। मिसेज गोयल, अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, वरना पति और बच्चों के हाथों ऐसी फजीहत होगी कि जीना हराम हो जाएगा आपका। यदि अभी जरा सी भी शर्म बची है तो अपने पति की चेतावनी को याद कर अपने दिमाग से सारी चालें निकाल दो, वरना आपके पति और बच्चों से पहले मैं आपको अच्छे से सबक सिखा दूंगा। माना आप खुद को बहुत होशियार और सातिर समझती हैं, लेकिन ये मत भूलना कि आपके आगे एक ऐसी सुनामी खड़ी है जो आपके सारे मंसूबों पर पानी फिर वो कारनामा कर गुजरेगी जिसकी आपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। आज एक आखिरी वार्निंग आपको भेज रहा हूँ। सुधरने का अंतिम मौका, रोक लीजिए अपनी घटिया चालों को, वरना आने वाले वक्त में आपकी ज़िंदगी में ऐसा भूचाल आएगा कि संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा, बल्कि बची हुई ज़िंदगी वक्त से पहले ही उस भूचाल में तिनके की भांति उड़ जाएगी और आप चाहे कर भी सूखे पत्ते की भांति खुद को समेट नहीं पाएंगी। वो शख्स किसी को फ़ोन लगाकर गंभीर स्वर में कहता है, एक वीडियो सेंड किया है, देखकर बताइए क्या इतना सब जानकर भी हम चुप्पी साथ लें या फिर कोई एक्शन लें। सामने वाला उस वीडियो को ओपन कर थोड़ी देर तक देखता है, फिर लंबी सांस ले भर कर कहता है, आज की रिकॉर्डिंग देख लग रहा है ये इस जन्म में तो नहीं सुधरने वाली। अरे जिस औरत को अपने पति और बच्चों की इज्जत की परवाह नहीं, उसके लिए अब कोई रिश्ता इम्पोर्टेंट नहीं, पानी सर के ऊपर जा चुका है। इसलिए मेरी तरफ से पूरी छूट है, जो तुम्हें उचित लगे वो करो, लेकिन फिर भी एक बात कहूँगा, ऐसा कोई स्टेप मत लेना जिससे किसी भी परिवार की इज्जत पर आ जाए। बाकी तुम खुद समझदार हो, उनकी अगली चाल देखो और अपने दिमाग का इस्तेमाल कर इन्हें इनके ही बुने जाल में फंसाओ। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। सामने वाले शख्स की बात सुन उस शख्स के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो शांत लहजे में कहता है, यदि मिसेज गोयल ने फंक्शन में उस नताशा को लेकर दिशान दिया, अंकिता के साथ कुछ भी गलत करने का सोचा तो मुझे मजबूरी में वो करना होगा पड़ेगा जो मैं करना नहीं चाहता। आप कहो तो एक आखिरी वार्निंग दे दूं मिसेज गोयल को, क्योंकि उनके अभी तक के वीडियो और आज के वार्तालाप से या तो साफ जाहिर होता है कि उस नताशा को लेकर इनके दिमाग में कितनी घिनौनी चाल चल रही है। मुझसे बेहतर आप उस लड़की से परिचित हैं। उसका कैरेक्टर और मिसेज गोयल की सोच दोनों मिलकर क्या कांड करेंगी हम अच्छे से जानते हैं। इसलिए जब इन्हें किसी के चरित्र की, किसी के इज्जत की परवाह नहीं, तो फिर हम क्यों इनके परिवार की इज्जत के बारे में सोचें। हालांकि फंक्शन में मेरे आदमियों की निगाहें हर पल इन पर रहेंगी। यदि इन्होंने कोई भी गलत हरकत की तो मेरे आदमी इन्हें वहीं धर दबोच लेंगे। इनका घटिया प्लान मेरे होते हुए कभी कामयाब नहीं होगा। फिर भी मैं चाहता हूँ इनकी इतनी गंदी सोच और मक्कारी से उनकी बेटी को अवगत कराना जरूरी है। आखिर उसे भी
पता चले उसकी माँ की घिनौनी हरकतों के बारे में। मैं चाहता हूँ मुझे एक बार पर्सनली उससे मिलकर सब कुछ उसे विस्तार में बताकर सावधान करना होगा, ताकि वो अपनी माँ के कारनामे देख सचेत हो जाए और हमारी कुछ हेल्प कर सके, क्योंकि एक वही तुरुप का इक्का है जो हमारे काम आ सकता है। अब बस एक यही रास्ता बचा है। मिसेज गोयल को उनके ही बुने प्लान में फंसाना होगा, तभी यह औरत काबू में आएगी, वरना 4 लोगों की जिंदगी पर हमेशा के लिए प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। सामने वाला शख्स गहरी आवाज में कहता है, मेरी राय है पायल को दूर रखो इन सब मामलों से। सामने वाला शख्स उनकी बात बीच में काट कर कहता है, विश्वास करो मेरा, पायल का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा, लेकिन यदि उसे अपना प्यार हासिल करना है तो कुछ कुर्बानी उसे भी देनी होगी। अपनी माँ के षड्यंत्र को सिर्फ वही ध्वस्त कर सकती है। इसके अलावा मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, और यदि आप सब हैंडल कर सकते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप खुद देख लीजिए। इतना बोल फ़ोन टेबल पर रख गुस्से में कहते हैं, अभी भी इन्हें घर की इज्जत और सुरेखा की पड़ी है, जबकि मुझे पता है किसी के बस की बात नहीं उस औरत को हैंडल करना। मेरा उसूल है, जैसे को तैसा, जैसा वो बोएगी वैसे काटेगी। इनकी मक्कारी और चाल का जवाब इन्हें इनके तरीके से ही देना होगा। मिसेज गोयल, आप शौक से चलिए अपनी चाल, लेकिन इस बार आपकी कोई चाल कामयाब नहीं होगी। सच्ची मोहब्बत करने वाले जोड़े को इंसान तो क्या भगवान भी जुदा नहीं कर सकता, तो फिर आप किस गेत की मूली हैं? इनका मिलन आपकी आंखों के सामने होकर रहेगा, और आप चाह कर भी इन्हें एक होने से नहीं रोक पाएंगी, बल्कि आपको दिशांत को अपना दामाद और अंकिता को अपनी बहू का दर्जा देना ही होगा। और कुछ सोचते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। अग्रवाल भवन में शीतल के जाते ही राज भी अपनी ड्यूटी पर निकल गया। इतने दिनों बाद ड्यूटी ज्वाइन करते ही वो इस कदर अपने काम में व्यस्त हुआ कि उसने अपने सामने रखे फ़ोन को भी हाथ नहीं लगाया। वहीं शीतल स्कूल में भी राज के ऑर्डर फॉलो करती रही। राज की सख्त हिदायतें सुन उसने दोनों बार अपने खाली लंच बॉक्स की पिक भी शेयर की। फ्री पीरियड होते ही वो राज को कॉल लगाती है।